सुबह के 4 बजे चुके थे। रूही की सौतेली माँ कुसुम अपनी सौतेली बेटी रूही के कमरे में आई और अपनी सौतेली बेटी रूही के ऊपर रूही की सौतेली माँ कुसुम ने गर्म पानी से भरी बाल्टी को फेंक दिया। जब रूही को अपने शरीर पर दर्द महसूस हुआ तो वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठ गई और अपने बेड से बिल्कुल चिपक के खड़ी हो गई। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और अपनी सौतेली बेटी रूही का दर्द अनदेखा कर अब उसकी सौतेली माँ कुसुम भी उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए अपने गुस्से में अब अपनी सौतेली बेटी रूही से कहा, आज के बाद अगर तूने घर में से कुछ भी चुराया ना तो अगली बार तुझे जिंदा जला दूंगी, समझ में आया तुझे। अपनी बात कहकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम ने अब अपनी सौतेली बेटी रूही से पूछा, और ये लड़का कौन था जिसके लिए तूने रुपए चुराए थे? अपनी सौतेली माँ कुसुम की बात सुनकर अब रूही कुछ बोलने ही वाली थी कि अब रूही के कमरे के बराबर से गुजर रही उसकी सौतेली बहन रीना ने अपनी सगी माँ कुसुम की बातें सुन ली और अब बिना वक्त गवाए जल्दी से रूही के कमरे में आ गई और अब बीच में बोल पड़ी, माँ, आपका लाडला बेटा राजीव आ गया है, जाओ जाकर उसको देखो। और आप तो जानती ही हो उसको घर आते ही हाथ में चाय चाहिए होती है। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर अब कुसुम आगे कुछ बोलना चाह रही थी कि अब उनकी सगी रीना ने दोबारा से अपनी सगी माँ कुसुम से कहा, अरे जाओ ना, क्यों पूरे मोहल्ले को उठाना चाहती हो? और रही इस बदनसीब रूही की बात तो इसको तो मैं ही संभाल लूंगी। अपनी सगी बेटी रीना की बात सुनकर उसकी सगी माँ कुसुम ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और जाने से पहले अपनी सगी बेटी रीना से कहा, और हाँ, इससे अच्छे से पूछ वो लड़का कौन था? अपनी सगी माँ कुसुम की बात सुनकर अब उनकी सगी बेटी रीना ने हाँ में सिर हिला दिया और तभी रूही के कमरे में रूही की सौतेली माँ कुसुम के सगे बेटे राजीव की आवाज आई और जो अपनी सगी माँ कुसुम से कह रहा था, अरे मेरी माँ, मेरी चाय किधर है? अपने सगे बेटे राजीव की आवाज सुनकर अब रूही की सौतेली माँ कुसुम जल्दी से भाग के रसोई घर में गई और खुद अपने हाथों से अपने सगे बेटे राजीव के लिए चाय बनाने लग गई। अपनी सगी माँ कुसुम के अपनी सौतेली बहन रूही के कमरे से जाने के बाद रूही की सौतेली बहन रीना ने अब अपनी सौतेली बहन रूही का हाथ कसकर पकड़ लिया और अब उसको धमकाते हुए उससे कहने लगी, अगर तूने मेरी सगी माँ को कुछ भी बोला ना तो देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अपनी सौतेली बहन रीना की बात सुनकर अब रूही ने रोते हुए अपनी सौतेली बहन रीना से कहा, दी, छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है और मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो, तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? अपनी सौतेली बहन रूही की बात सुनकर अब रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही से कहा, तू बदनसीब है और तू हमेशा इस घर में बस नौकरानी ही बनकर रहेगी, यही तेरी किस्मत में लिखा हुआ है। रूही की सौतेली बहन रीना अपनी बात कहकर अब रूही पर हंसने लगी और अब रीना ने अपनी सौतेली बहन रूही का हाथ छोड़कर उसको बेड पर गिरा दिया और अपनी सौतेली बहन रूही से कहने लगी, जाके घर के सारे काम निपटा। अपनी बात कहकर अब रूही की सौतेली बहन रीना अपनी सौतेली बहन रूही के कमरे से निकल अपने कमरे में जाकर दोबारा से सो गई और रूही अपने आप को संभालते हुए अपने कमरे के बाथरूम में घुस गई और वहां बैठकर रोने लगी। कुछ देर से लेने के बाद रूही अपना मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आ गई क्योंकि उसकी सौतेली माँ कुसुम ने पहले ही उसको पानी से भिगो दिया था, बस अब तौलिया से मुंह साफ करना बाकी रह गया था। और अपनी अलमारी में से एक फटा पुराना सूट निकल लिया। ये कहो कि उसकी सौतेली बहन रीना के द्वारा पहने हुए जो कपड़े पुराने और फट जाते थे वो रूही को दे दिए जाते थे और रूही के पास बस 6 जोड़ी ही कपड़े थे, जिसमें से 2 तो बाहर पहनकर जाने के लिए थे जो थोड़े ठीक से भी थे और बाकी के 4 जोड़ी वो कपड़े थे जो कोई किसी जमादार को भी ना दे।
और उन्हीं कपड़ों में से एक सूट निकलकर पहन लिया और घर के सारे कामों को निपटाने में लग गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी जैसे तैसे करके काम निपटा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने काम नहीं कर तो उसको और भी ज्यादा मारा जाएगा। और अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसको घर में खाने की चीजों को बनाने का हक था, पर जब वो ही खाने की चीज एक दिन से ज्यादा की हो जाती थी, तब जाके उसको कुछ खाने को दिया जाता था। ज्यादातर वो पानी पीकर ही काम चलाया करती थी। रूही ने उन सारे कपड़ों को धो दिया था और अब वो उन कपड़ों से भरी बाल्टी को घर की छत पर सुखाने के लिए लेकर जा रही थी। वो एक एक कपड़े को अच्छे से निचोड़कर सुखा ही रही थी कि भूख की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो छत पर ही बेहोश होकर ही गिर गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सिंघानिया विला में सुबह के 4 बज रहे थे और हमारा राजवीर उठ चुका था, क्योंकि राजवीर को इंसोम्निया नामक बीमारी थी। ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर था और इसी बीमारी की वजह से राजवीर को रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो नींद की दवाई खा के ही सो पाता था। राजवीर को रोज की तरह नींद की दवाई खाकर भी बस 4 घंटे की नींद ही ले पाया था और फिर से उठकर बैठ गया और अपने लग्जरी बाथरूम में फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर आने के बाद अपने विला में ही बने लग्जरी जिम में वर्कआउट करने के लिए चला गया। करीब 2 घंटे बाद राजवीर अपने जिम से वर्कआउट करके बाहर आ गया था और अपने कमरे में बनी बालकनी में खड़ा होकर अपना एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। करीब 2 घंटे से जिम में वर्कआउट करने से उसके चेहरे पर से पसीना उसके 6 पैक एब्स तक आ रहा था। तभी उसको अपने फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन का साउंड सुनाई दिया और उस मैसेज को पढ़ने के लिए राजवीर अपने कमरे में वापस आ गया और अपने फोन को ओपन करके उसमें आए नोटिफिकेशन को पढ़ने लगा। वो नोटिफिकेशन और किसी के नहीं बल्कि उसके ही पीए दीप ने ही करा था, जिसमें लिखा था, बॉस, वो इटली वाले क्लाइंट सुबह 10 बजे तक आपके ऑफिस में पहुंच जाएंगे। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद राजवीर ने अपने पीए दीप को मैसेज करा, ओके। कुछ देर बाद राजवीर अपने लग्जरी बाथरूम में शावर लेने चला गया और करीब 20 मिनट तक अच्छे से शावर लेने के बाद राजवीर टॉवल बांध के बाहर आ गया और एक बड़े से शीशे के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगा और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया और वहां से अपने लिए एक 3 पीस सूट निकलकर पहन लिया और अपने मोस्ट हैंडसम लुक में रेडी हो गया, जिसको एक नजर देखने के लिए पूरी दुनिया पागल रहती है। सुबह 8 बजे राजवीर अपने फोन में कुछ चेक करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और सिंघानिया विला के हॉल में राजवीर का पीए दीप और पर्सनल बॉडीगार्ड देव दोनों ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। राजवीर हॉल में पहुंचकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया और उसके आदत के अनुसार उसकी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर उसका वफादार नौकर लेकर वहां आ गया और चुपचाप वही रख के चला गया। राजवीर अपनी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर को पीते हुए अपने आईपैड में बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ रहा था और उसका पीए दीप ने राजवीर से कहा, बॉस, मैंने बनारस के लिए आपकी फ्लाइट बुक करवा दी है और साथ में ये उन कंस्ट्रक्शन साइट की फाइल, इसमें आपको उन सभी जगहों के बारे में पता चल जाएगा जिन्हें देखने के लिए हमें बहुत समय से बनारस जाना था। अपने पीए दीप की बात सुनकर अब राजवीर ने अपने पीए दीप से कहा, अभी तो ये कंस्ट्रक्शन वाली फाइल तुम अपने ही पास रखो, आज की मीटिंग खत्म होने के बाद देखता हूँ इसको। राजवीर की बात सुनकर अब उसके पीए दीप ने उससे कहा, जी बॉस।